चलिए सब शुरू करते हैं आज का फिर अपना टॉपिक। हमारा चल रहा था आदर्शवाद, और आदर्शवाद में हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात कर चुके थे। और जिन चीज़ों के बारे में हमने बात की थी उनमें मुख्य रूप से आदर्शवाद को कहाँ से शुरुआत इसकी मानी जाती है, यूनान से। कौन कौन मुख्य विचारक इसके? प्लेटो इसके सबसे पहले मुख्य विचारक हैं। इन्होंने रिपब्लिक और लॉज में ऐसे विचार दिए हैं जहाँ से आदर्शवाद की सिस्टमैटिक प्रतीति दर्शन साहित्य के इतिहास में होती है। हालांकि सुकरात के विचार भी आदर्शवादी ही हैं, और फिर उसके बाद उनके शिष्य जो अरस्तु आए वो भी, और उसके बाद फिर एक बहुत लंबी सी सीरीज चली विचारकों की जिन्होंने आदर्शवाद के विकास में उसके विचारों की और विचारों को आगे बढ़ाने में बहुत सारा योगदान दिया, जिनके बारे में हम बात कर चुके थे। इसके मूल सिद्धांतों के बारे में, इसके विविध रूपों के बारे में हम बात कर चुके थे, और हमने इसकी मेटाफिजिक्स के बारे में भी बात की थी, एपिस्टेमोलॉजी के बारे में भी थोड़ी सी बात की थी, और एक्सियोलॉजी के बारे में भी बात कर चुके हैं। अब क्योंकि शिक्षा के विद्यार्थी हैं हम लोग, तो शिक्षा में जब तक दर्शन को शिक्षा से ना जोड़ा जाए तब तक पूरे तरीके से उसको हम समझ नहीं पाते हैं। कि अब तक सैद्धांतिक पक्ष की व्याख्या कर चुके थे दार्शनिक पक्ष में, अब हम बात करते हैं व्यवहारिक पक्ष की, दर्शन के व्यवहारिक पक्ष की। और दर्शन का व्यवहारिक पक्ष होता है शिक्षा। शिक्षा के रूप में वो समाज में फलित होता है, वो समाज में संचारित होता है, वो समाज में नवसृजित होता है। एक तरीके से देखा जाए तो शिक्षा के बारे में बात करेंगे। और शिक्षा के बारे में हम जो बात करने वाले हैं आदर्शवाद के अंतर्गत, तो उसको कुछ मुख्य बिंदुओं में हम लोग बांट कर करेंगे। जैसे कि उद्देश्य क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, विधियां क्या हैं, अनुशासन की संकल्पना क्या है, शिक्षक की संकल्पना क्या है, शिक्षार्थी की संकल्पना क्या है, और साथ ही साथ समूची जो आदर्शवादी शैक्षिक विचारधारा है उसकी वर्तमान समाज को देन क्या है। तो इन मुख्य बिंदुओं पर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि अगर हम किसी भी दर्शन की तत्व मीमांसा को ठीक से समझ लेते हैं तो हम उस दर्शन के शैक्षिक पक्ष के बारे में भी बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तो हमने देखा था कि आदर्शवाद जो है प्रालौकिक जगत की वास्तविकता पर विश्वास करता है और आत्म को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान देता है। साथ ही साथ मानव जीवन को कुछ आदर्शों की तरफ प्रेरित करने का प्रयास करता है। तो अर्थ क्या होना चाहिए? शिक्षा ऐसी ही प्रक्रिया होनी चाहिए जो पारलौकिक जगत की वास्तविकता का बोध कराए, आत्म का बोध कराए और सद्गुणों का विकास करे। इसी तरीके से इसका अर्थ निकलकर सामने आना चाहिए। तो अर्थ में हम कुछ परिभाषाओं की बात करते हैं, कुछ और परिभाषाओं से, जिससे हमें इसका अर्थ और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। अब परिभाषाएं, हम 3 परिभाषाओं के बारे में बात करें। बड़ी प्रचलित परिभाषा है शैक्षिक जगत की। एक परिभाषा हम देखेंगे प्लेटो की, प्लेटो। एक परिभाषा हम देखेंगे कांट की, और एक परिभाषा हम देखेंगे फ्रोबेल की। फ्रोबेल को भी आदर्शवादी विचारक माना जाता है। उन्होंने उनकी जो परिभाषाएं हैं या शिक्षा के बारे में जो बातें कही हैं, उन्होंने आदर्शवाद के विचारक ये मानते हैं कि ये आदर्शवाद को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो पहले प्लेटो के बारे में बात करते हैं कि प्लेटो ने शिक्षा को किस प्रकार से परिभाषित किया है या वो क्या कहते हैं। तो प्लेटो का कहना है कि शिक्षा ज्ञान, विवेक और सद्गुणों का व्यक्ति में विकास करना है। ज्ञान, विवेक और सद्गुण। सद्गुणों के बारे में भी हम बात कर चुके थे। ज्ञान का विकास करना है, विवेक का विकास करना है, सद्गुणों का विकास करना है, जिससे अब वो 2 काम करेगा कि ज्ञान, सद्गुण, ज्ञान, विवेक और सद्गुणों का विकास करना है, जिससे वो समाज में अच्छे तरीके से समायोजित हो सके और बुराइयों को दूर कर सके। ये 2 चीजों के बारे में बात कही गई है। ज्ञान, विवेक और सद्गुण के विकास की प्रक्रिया है, जिससे वह व्यक्ति समाज में समायोजित हो सके और बुराइयों को दूर कर सके। ये प्लेटो साहब का कहना है शिक्षा के अर्थ के बारे में, शिक्षा की परिभाषा देते हुए, समझाते हुए वो कहते हैं। अब नेक्स्ट परिभाषा हम लेते हैं कांट की। कांट कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कही है कांट ने। कहते हैं कि इस जगत में सफलता प्राप्त करने की योग्यता ही शिक्षा नहीं है, वरन मानवता के आदर्श और सामाजिक तैयारी ही शिक्षा है। मानवता के आदर्श और सामाजिक तैयारी। इस जगत में सफलता प्राप्त करना ही शिक्षा नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि मानवता के आदर्श और सामाजिक तैयारी ही शिक्षा होती है।
ठीक है। अब फ्रोबेल की बात करते हैं। फ्रोबेल की परिभाषा आप जानते होंगे, बड़ा प्रचलित दार्शनिक माना जाता है फ्रोबेल को। जब भी शिक्षा को पढ़ते हैं तो फ्रोबेल को हम जरूर पढ़ते हैं। फ्रोबेल का कहना है कि शिक्षा मानव जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया है जो उसे भौतिक ज्ञान प्रदान करती है। शुरुआत करते हैं भौतिक ज्ञान। क्या कहते हैं फ्रोबेल? फ्रोबेल ये कहते हैं कि शिक्षा मानव जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया है जो उसे भौतिक ज्ञान प्रदान करती है और साथ में आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हुए उसे ईश्वर के साथ एकता स्थापित करवाती है। भौतिक ज्ञान, फिर भौतिक ज्ञान से आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक से ईश्वर। तो ऐसी सतत विकास की प्रक्रिया जो पहले भौतिक ज्ञान प्रदान करेगी, फिर आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेगी और उसमें ईश्वर के साथ हमारा ऐक्य स्थापित करवा देगी, उस प्रक्रिया को शिक्षा के रूप में परिभाषित करते हैं फ्रोबेल। तो ये बात हमने इन तीनों की कही। अब उद्देश्यों के बाद दूसरा जो बिंदु आता है, शैक्षिक पक्ष को जब पढ़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा हमें समझ आ रहा है कि क्या कहते हैं, ज्ञान, विवेक, सद्गुण, मानवता, ये सब आदर्श है, वही सद्गुण है, वही आदर्श है जिनके बारे में आदर्शवाद बात करता है, जिनके बारे में प्लेटो बात करते हैं। इनका विकास करना शिक्षा है। और देखिए आध्यात्मिकता और ईश्वर की भी बात यहाँ पर आ गई है। ठीक है। अर्थ के बाद दूसरी चीज हम लेते हैं उद्देश्य। उद्देश्य क्या है शिक्षा का? एक बात मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दूं कि उद्देश्यों के क्षेत्र में आदर्शवाद का सबसे बड़ा योगदान है। हर एक दर्शन की अपनी कुछ अनूठी विशिष्टता मानी जाती है शिक्षा के क्षेत्र में कि भाई किस दर्शन का सबसे महनीय योगदान क्या है। तो कहा जाता है साहब कि जो प्रकृतिवाद है उसने विधियां दी हैं सबसे अच्छी, उसकी सबसे बढ़िया देन क्या है? विधियों की है। जो प्रयोजनवाद है उसकी सबसे बढ़िया विधि क्या है, क्या देन है उसकी? प्रयोजनवाद की देन सबसे बढ़िया पाठ्यक्रम में मानी जाती है। और आदर्शवाद की देन सबसे अच्छी मानी जाती है उद्देश्यों के क्षेत्र में। हालांकि दूसरे क्षेत्रों में भी इन्होंने अपनी बातों को कहा है, परंतु जो सबसे बढ़िया देन कही जाती है वो इसी एरिया में कही जाती है। अब आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ठीक है। तो बहुत सारे विचारकों ने बहुत सारे तरीकों से इस बात को बताया है कि क्या होना चाहिए। ठीक है। तो हम जो है एक काम करते हैं, पहले विचारकों के अर्थ ले ले, विचारकों के अनुसार उद्देश्यों को देखेंगे, फिर उनको समराइज कर देंगे एक साथ पॉइंट्स में कि वो क्या है। ठीक है। तो कुछ उद्देश्यों, कुछ विद्वानों के द्वारा बताए गए उद्देश्यों को पहले हम देखते हैं। जैसे रॉस के बारे में बात करते हैं। पहले रॉस ने क्या उद्देश्य बताए हैं? रॉस के अनुसार आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आत्मानुभूति और वही शब्द है, कंटिन्यू समझिए, आत्मा की शक्तियों को जागृत करना। रॉस कहते हैं कि आदर्शवाद के साथ विशेष रूप से संबंधित शिक्षा का उद्देश्य है आत्मानुभूति और आत्मा की शक्तियों को जागृत करना। आत्म पर सबसे ज्यादा फोकस करता है आदर्शवाद, जैसे हमने बात करी थी। ठीक है। ये रॉस की बात। अब थोड़ा प्लेटो के बारे में भी बात कर लो। प्लेटो तो आधार है ही आदर्शवाद का। प्लेटो के बारे में बात करते हैं। प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो ने एक हायरार्की दी है ऑब्जेक्टिव्स की, शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। और वो उद्देश्य उन्होंने की है कि भाई 4 तरीके का स्व होता है व्यक्ति में। स्व यानी कि सेल्फ 4 तरीके के सेल्फ होते हैं। ठीक है। उन स्व का क्रमिक विकास करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। कौन कौन से? पहला स्व होता है शारीरिक स्व। दूसरा होता है सामाजिक स्व, इसका विकास करना। शारीरिक स्व का विकास करना, सामाजिक स्व का विकास करना, और फिर तीसरा बौद्धिक स्व, और फिर उसके बाद चौथे स्तर पर रखते हैं आध्यात्मिक स्व। कई बार इन पर प्रश्न आता है सीधे सीधे, ये ऊपर की तरफ आगे बढ़ते हैं इस तरीके से। ये तो ये 4 स्व का विकास करना, 4 तरीके का सेल्फ होता है इंसान का, उनका विकास करना ही प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है। और बात करते हैं, एक और बड़े प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं, इनका नाम है हीगल। हीगल की बात ना हो, आदर्शवाद की बात हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हीगल का क्या कहना है सब? बड़ी अच्छी कोटेशन है हीगल की आदर्शवाद के उद्देश्यों को बताते हुए। जब पढ़ते तो मन रोमांचित होने लग जाता है। इस तरीके की है। कहते हैं कि आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य
ईगल कहते हैं बालक को सार्वभौमिक मूल्यों से सुशोभित करना है। सार्वभौमिक मूल्य से सुशोभित करना है। जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं उनको उसमें इनकलकेट करना है बच्चे में, उनसे सुशोभित करना है, उनसे सजाना है, बच्चों को सुशोभित करना है। और वो सार्वभौमिक मूल्य कैसे हैं? जो उन्हें दैवीय गुणों से संपन्न कर देते। ईगल के अनुसार आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को सार्वभौमिक मूल्यों से सुशोभित करना है जो उन्हें दैवीय गुणों से युक्त कर देते हैं, दैवीयता की उनमें झलक ला देते हैं। ऐसे उद्देश्य ईगल ने बताया है। ठीक है, तो देखिए सब बातें जहां आदर्श की तरफ ही रही हैं, चाहे रॉस की बात आत्मानुभूति की बात है, ये भी आध्यात्मिक स्व की ओर ले जाते हैं, ये सार्वभौमिक मूल्यों की बात कर रहे हैं, दैवीय गुणों की बात कर रहे हैं। ठीक है, और विद्वानों की बात कर लेते चलिए कुछ की। रॉस हो गए, प्लेटो हो गए, रस्क एक विद्वान है, रस्क। उन्होंने भी आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्यों की विवेचना करते हुए लिखा है कि आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना या युग संपन्न करना। ऐसा कहते हैं, व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना या युग संपन्न करना और सार्वभौमिक मूल्यों से संपृक्त करना। ठीक है, ये भी सार्वभौमिक मूल्यों की बात है। सार्वभौमिक मूल्य, सार्वभौमिक मूल्य व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना उद्देश्य है शिक्षा का रस्क के अनुसार। पर होगा कैसे वो सार्वभौमिक मूल्य? व्यक्तित्व का ऊंचा उठेगा कैसे? जब उठेगा जब सार्वभौमिक मूल्यों के साथ इंटीग्रेटेड हो जाएगा। जो यूनिवर्सल जो वैल्यूज हैं वो जब उसके साथ जुड़ जाएंगे तब शिक्षा का उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और कई लोगों ने और भी आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य बताए। तो एक मुझे बहुत पसंद है व्यक्तिगत रूप से, गोगोलोवस्की। गोगोलोवस्की, ठीक है, बोगोस्लोवस्की, सॉरी मैं थोड़ा गलत लिख रहा हूं, बोगोस्लोवस्की, बोगोस्लोवस्की, ये सही नाम है। ये बहुत बढ़िया इन्होंने कोटेशन किया है। ठीक है, बोगोस्लोवस्की, हाँ ठीक, बोगोस्लोवस्की, बढ़िया कोटेशन, एकदम याद करने लायक कोटेशन है आदर्शवादी शिक्षा का। बताते हुए बोगोस्लोवस्की कहते हैं कि हमारा उद्देश्य छात्रों को इस योग्य बनाना है कि वे संपन्न और सारयुक्त जीवन जी सकें। मीनिंगफुल लाइफ के लिए बच्चों को तैयार करना है, सर्वांगीण और रंगीन व्यक्तित्व का विकास कर सकें, सर्वांगीण और रंगीन व्यक्तित्व का विकास कर सकें, तो सारे अंग डेवलप हो जाएं, उसके जितने भी रंग होते हैं जीवन के उन सबको वो जी सकें, सुखी रहकर उल्लास की उपभोग कर सकें, सुखी रहकर उल्लास का उपभोग कर सकें। और यदि जीवन में तकलीफें आती हैं तो गरिमा और लाभ के साथ उनका सामना करें, लॉस ना हो उनमें भी, बल्कि एक मानवीय जीवन की गरिमा हो उनमें भी, सामना कर सकें और इस तरीके का जीवन जीने में दूसरों की मदद कर सकें। क्या बढ़िया बात कही है सर। ठीक है, एक बार फिर मैं दोहराता हूँ, आपको जरूर अच्छा लगेगा ये कोटेशन के। हमारा उद्देश्य, हमारा मतलब आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बालकों को इस योग्य बनाना है कि वो संपन्न और सारयुक्त जीवन जी सकें, सर्वांगीण और रंगीन व्यक्तित्व का विकास कर सकें, खुश रहकर उल्लास का उपभोग कर सकें, और अगर तकलीफें आए तो गरिमा और लाभ के साथ उनका सामना कर सकें और इस जीवन को जीने में दूसरों की मदद कर सकें। ये हो गया सर। और देख लेते हैं कुछ विद्वानों के, क्योंकि काफी सारे विद्वानों ने आदर्शों पर बात कही, और जैसा मैंने कहा कि आदर्शों के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, तो दो चार विद्वानों की बात और कर लेते हैं। ठीक है, एक विद्वान है हॉर्न। हॉर्न ने क्या कहा है इस उद्देश्य को लेकर के, आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। हॉर्न कहते हैं कि आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य मानव को अपने प्राकृतिक वातावरण तथा विश्व की अंतिम प्रकृति के साथ अनुकूलन की क्षमता विकसित करना है। प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण, एक तो इससे अनुकूलन की क्षमता हो जाए, और दूसरा किससे होगी? विश्व की अंतिम प्रकृति, विश्व की अंतिम प्रकृति, इन दो के साथ अनुकूलन। ठीक है, अब आप कहेंगे ना इतने लंबे लंबे कोटेशन मैं ऐसे ही बोलता चला जाता हूं, तो अगर आप वाकई इनको याद करना चाहते हैं तो आपको रिवर्स करके सुनना पड़ेगा उसको दोबारा। मैं इतना लिखूंगा तो फिर एक चीज ही नहीं हो पाएगी, ये थोड़ी समस्या है।
हॉर्न कहते हैं आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य बताते हुए कि शिक्षा का उद्देश्य प्राकृतिक वातावरण के साथ तथा विश्व की अंतिम प्रकृति के साथ अनुकूलन करने की क्षमता विकसित करना है, ये हॉर्न ने कहा है। अब और देखते हैं एक और बड़ा सुंदर, प्रोवेल। प्रोवेल की अभी डेफिनेशन देखी थी हमने शिक्षा के उद्देश्यों के रूप में कही, वहीं जाकर उद्देश्य भी टिक जाएंगे जहां पर वो परिभाषा की बात करते हैं। फ्रोबेल कहते हैं कि समूचे संसार में, इस भूमंडल पर समूची जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में एक दैवीय एकता है, उन सब में ये दैवीय एकता है। बिल्कुल देखिए भारतीय दर्शन की बात कर रहे हैं फ्रोबेल, दैवीय एकता है और ये एकता ब्रह्म है। क्या है एकता? ब्रह्म है या ईश्वर है। शिक्षा का कार्य मनुष्य को इस बात के लिए प्रेरित करना है कि मनुष्य को इस प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं उन सब में जो एकता है उसका बोध हो जाए। इस इंटीग्रेशन का, इस एकता का मनुष्य को बोध कराना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, ये फ्रोबेल साहब का कहना। तो खैर साहब, और एक और कोटेशन है फ्रोबेल की, बहुत बहुत सुंदर, वो कई बार परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है वो। फ्रोबेल कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य भक्तिपूर्ण तथा कलंक रहित जीवन की प्राप्ति। कितनी बढ़िया बात कहते थे, भक्तिपूर्ण और कलंक रहित जीवन। कलंक रहित जीवन कब होगा? जब हम सद्गुणों को अपने जीवन में अपनाएंगे। भक्ति का मतलब ईश्वर के प्रति प्रेम होना चाहिए। तो सारी जो परिभाषाएं हैं या सारे जो उद्देश्य हैं आदर्शवाद के, वो एक ही दिशा में हमको लेकर जाते हैं, और वो है परालौकिक चीजें, चाहे उनको ब्रह्म कह लीजिए, चाहे अंतिम सत्ता कह लीजिए, चाहे दैवीय एकता कह लीजिए। ठीक है, अब थोड़ा जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको कुछ किताबों में मिलेगा तो आपको इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है, वो मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से। जैसे अब पॉइंट्स वाइज हम देख लेते हैं उद्देश्य क्या है। जैसे पहला उद्देश्य है आत्मानुभूति और व्यक्तित्व का उत्कर्ष। आत्मानुभूति, अब देखिए ये आत्मानुभूति जो है ये तो भारतीय दर्शनों के भी शिक्षा का उद्देश्य है। अभी मैंने उनके लिए वीडियोस नहीं बनाए हैं सेपरेट, मैं सोच रहा हूँ कि कंपैरेटिव चार्ट्स के थ्रू मैं उनको न्याय, सांख्य, योग, वेदांत, इनमें शिक्षा के उद्देश्य क्या है वो मैं अलग से लाऊंगा। अभी तो अभी यही चल रही है बात, तो यहाँ से थोड़ा एसोसिएट करके आत्मानुभूति या व्यक्तित्व का विकास। ठीक, सबसे पहला उद्देश्य आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो बात है। ठीक, पहला। दूसरा है शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति, जो इटर्नल वैल्यूज हैं, सत्यम शिवम सुंदरम है, और भी जो सार्वभौमिक मूल्य हैं उनकी प्राप्ति करना भी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है सर। और क्या है? मूल प्रवृत्तियों को आध्यात्मिकता की ओर ले जाना, ये भी मुख्य उद्देश्य है। मतलब आध्यात्मिकता की तरफ जाएंगे ही जाएंगे आप, अगर आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है सांस्कृतिक संरक्षण। जो हमारी संस्कृति है हम उसका संरक्षण करें, उसको बचा के रखें। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण या सांस्कृतिक संरक्षण किया जाना चाहिए। ठीक है, एक ये हो गया सर। फिर है पवित्र जीवन। पवित्र जीवन की प्राप्ति, तो अभी की लास्ट हमने जो बात कही थी पवित्र जीवन की, भक्तिपूर्ण और कलंक रहित जीवन की प्राप्ति। ठीक है। और क्या हो सकता है? पूर्ण चेतना की, पूर्ण चेतना, जो भूमंडल पर समस्त वस्तुएं हैं उनमें एक चेतना है, ऐसी भी कोटेशन आई थी अभी, बिल्कुल वही, पूर्ण चेतना की प्राप्ति। तो इस तरीके से हम इतना तो मान सकते हैं कि आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्यों को दो तीन मुख्य उद्देश्यों में हम समराइज कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। जैसे एक तो आत्मानुभूति, ये सबसे पहला। ठीक। दूसरा शाश्वत मूल्य। आत्मानुभूति कैसे प्राप्त होगी? शाश्वत मूल्यों से प्राप्त होगी। और जीवन में नैतिकता की बात है। तो तीन बातों में समराइज करते हैं कि हम सारी चीजों को, आत्मानुभूति होनी चाहिए, मूल्यों का पालन किया जाना चाहिए, और जीवन में नैतिकता या सद्गुणों का विकास होना चाहिए। ठीक है सर। तो ये रहे आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। अब दूसरे बिंदु की तरफ हम आते हैं। ठीक है। और दूसरा बिंदु है पाठ्यक्रम।
शिक्षा का पाठ्यक्रम। शिक्षा का पाठ्यक्रम जो है, उद्देश्य को मैंने बताया कि आदर्शवाद की दो इन सबसे बड़ी है उद्देश्यों के क्षेत्र में। एक और बात मैं कल भी बता चुका था, अब फिर दोहरा रहा हूं कि अगर हमें किसी दर्शन के सैद्धांतिक पक्ष का ज्ञान है, ठीक ठीक, और हमें उसके उद्देश्यों को या पाठ्यक्रम को या विधियों को नहीं पढ़ा है, तब हम वहीं से अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके ये पता लगा सकते हैं कि आखिर इस दर्शन क्या कह सकता है। तो उद्देश्यों की हमने बात करी। उद्देश्य का मतलब यह है कि जीवन लक्ष्य क्या है, जो तत्व मीमांसा निकलता है। तो आदर्शवाद कहता है कि साहब परलोक, परलोक की बात करता है, मूल्यों की बात करता है। तो सारे जो उद्देश्य निकल कर आए हैं वो परलोक की तरफ ले जाने के लिए, आत्मानुभूति की तरफ ले जाने के लिए, सद्गुणों की प्राप्ति के लिए वही निकल कर आए। ठीक है। अब पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम कहां से निकलेगा? पाठ्यक्रम निकलेगा एक्सियोलॉजी से, जो इसकी मूल्य मीमांसा है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वहां से निकलेगा। तो वहां नैतिकता और सद्गुणों की बात आएगी। तो ऐसे विषयों को प्रमुखता दी जाएगी आदर्शवाद के पाठ्यक्रम में जो नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, जो सद्गुणों का विकास कराते हैं, जिनसे मूल्यों का हस्तांतरण होता है, मूल्य आगे बढ़ते हैं। इस तरीके के परलौकिक जीवन के लिए जो भी चीजें तैयार करती हैं परलौकिक जीवन के लिए, वो सब चीजें इसके पाठ्यक्रम में शामिल हो जाएंगी। ठीक है। तो चलिए अब पाठ्यक्रम का भी इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे। बहुत सिस्टमैटिक तो नहीं मिलता, पर अलग अलग विद्वानों ने इसके पाठ्यक्रम को अलग अलग तरीके से बताया है। अब सबसे पहले जो हम पाठ्यक्रम की बात करेंगे वो हम बात करेंगे प्लेटो। प्लेटो ने क्या कहा है? प्लेटो, तो प्लेटो ये कहते हैं कि साहब तीन चीजें हैं जीवन में जिनका पालन किया। प्लेटो की एक्सियोलॉजी याद कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। प्लेटो की एक्सियोलॉजी में है सत्यम शिवम सुंदरम, न्याय संयम धैर्य क्षमा, वो चार में। तो वो कहते हैं कि सत्यम, ठीक है, शिवम और सुंदरम, इन तीन कैटेगरीज में बांटा जा सकता है पूरे व्यवहार की जो क्रियाएं होती हैं उन सब। और ये तीन गुण हैं जिनका विकास करना है। अब इन तीन गुणों का विकास कौन कौन से विषय करेंगे, तो इसके हिसाब से उन्होंने विषय डिसाइड कर दिए। जैसे सत्य का ज्ञान कहां से होगा? सत्य का ज्ञान वो कहते हैं कि भाषा साहित्य भूगोल गणित और ज्योतिष, भाषा साहित्य भूगोल गणित और ज्योतिष, इन विषयों को पढ़ाएंगे तो सत्य मूल्य की प्राप्ति होगी, ये पढ़ाए जाने चाहिए। अब शिवम की बात कर लें, शुभ क्या है उसको, उसके लिए जितने भी सोशल साइंसेस हैं, जैसे धर्म राजनीति, धर्म राजनीति अर्थ शास्त्र, इस तरीके के विषय जो है इन्होंने, नीति शास्त्र, समाज शास्त्र, नीति और समाज, ठीक है, समाज शास्त्र, ये विषय शिवम गुण को विकसित करने के लिए इन्होंने बताए। अब सुंदरम साहित्य संगीत और कला, साहित्य संगीत और कला, ठीक है, ये विषय बताए। तो प्लेटो ने अपने तीन जो सद्गुण हैं उन्हीं के आधार पर ये बताया कि ये सद्गुण शिक्षा के मुख्य उद्देश्य है और इनके विकास के लिए ये पाठ्यक्रम हम रख सकते हैं। ठीक है सर, एक तो ये बात होगी। अब दूसरी हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं रॉस के। रॉस ने क्या बताया है आदर्शवादी पाठ्यक्रम को? इन्होंने समूचे मानव जीवन की क्रियाओं को दो हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, एक हिस्सा था शारीरिक, ठीक, और दूसरा हिस्सा है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, ठीक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक जो, यहां पर थोड़ा सा मैं फिर प्लेटो की तरफ जाना चाहूंगा एक मिनट के लिए, मुझे कुछ चीजें याद आ रही हैं जो मैंने राजनीति शास्त्र में पढ़ी थी। सत्यम शिवम सुंदरम के गुणों के आधार पर ये जो पाठ्यक्रम का क्लासिफिकेशन है ये तो है ही प्लेटो। इसके अलावा भी प्लेटो शारीरिक शिक्षा पर बहुत बल देते हैं। वो जब प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत हम पढ़ते हैं राजनीति, तो उस शिक्षा सिद्धांत में उन्होंने ये तय कर दिया है कि भाई बच्चा इतने वर्ष तक इन चीजों को पढ़ेगा, फिर इतने वर्ष तक इन चीजों को पढ़ेगा, फिर इतने वर्ष तक इन चीजों को पढ़ेगा। तो इसमें दो चीजें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। ठीक है, एक तो संगीत को बहुत बड़ा स्थान देते हैं, संगीत, और एक जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक का हमने यहां नाम नहीं लिया है, वो शारीरिक शिक्षा में पहले से ही शामिल है, इसलिए संगीत और जिम्नास्टिक दो मुख्य रूप से हैं। 16 वर्ष तक के बच्चे को तो जिम्नास्टिक को वो कंपल्सन बना देते हैं कि पहले शरीर को मजबूत बनाइए। प्लेटो खुद एक बहुत बड़े रेसलर थे,
तो वो उन्होंने उस चीज को बहुत महत्व दिया है। तो जिम्नास्टिक का मैं यहाँ नाम भूल गया हूँ, तो जिम्नास्टिक और आप रख दीजिए जिस कैटेगरी में भी आप रखना चाहें, वो तो शारीरिक विकास में आएगा। पर और ये इसमें से तो कोई उसमें बहुत ज्यादा सुटेबल बैठ नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने उसको अलग से बताया आपको कि जिम्नास्टिक और संगीत। कहते हैं संगीत तो आत्मा का भोजन है, ये प्लेटो का कथन है, संगीत आत्मा का भोजन है, ठीक है। और शरीर को तो बलिष्ठ करने की तो वहां परंपरा ही थी, इसीलिए शारीरिक बात वो करेंगे ही, वो तो एक एसेंशियल मतलब जरूरत है, वो तो होगी। ठीक है, अब आ जाइए रॉस पर। तो रॉस की जो बात है, रॉस ने दो हिस्सों में बांटा है क्रियाओं को, एक शारीरिक और एक आध्यात्मिक। अब शारीरिक के लिए, शारीरिक विकास के लिए कौन सा होगा? कला कौशल, स्वास्थ्य शिक्षा, कला कौशल और स्वास्थ्य शिक्षा पढ़ाया जाना चाहिए अगर हम शारीरिक विकास करना चाहते हैं। और ये आध्यात्मिक वाला जो पोर्शन है, इसको फिर उन्होंने 4 कैटेगरी में बांटा, ठीक है। रॉस ने 4 हिस्सों में इनको बांट दिया कि भाई जो आध्यात्मिक वाला मामला है वो बौद्धिक, नैतिक, कलात्मक और धार्मिक। बौद्धिक, नैतिक, कलात्मक और धार्मिक। अब इन्हीं के हिसाब से उन्होंने विषयों को बांट दिया है। जैसे बौद्धिक विषय हैं तो साहित्यिक है, इतिहास है, भूगोल है, विज्ञान है, गणित है, वो इस विषय में आ जाएंगे। नैतिक में नीति शास्त्र आ जाएगा, कलात्मक में ललित कलाएं आ जाएंगी, और धार्मिक में जो थियोलॉजी है, अध्यात्म शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, वो सब उसमें आ जाएगा इस वाली कैटेगरी में। तो इस तरीके के क्लासिफिकेशन का टाइप पूछ लिया जाता है कई बार, तो कि रॉस ने कितने हिस्सों में बांटा है, फिर ये आध्यात्मिक को कितने हिस्सों में बांटा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। अब कुछ और विद्वानों की भी बात करी जाए साहब, जिन्होंने बताया है पाठ्यक्रम के बारे में, उनको थोड़ा सा और देखते हैं, ठीक है। तो किसको देख रहे हैं? एक बोगोलोबोस्की को देख ले सकते हैं हम, एक टीपी नन के अनुसार देखेंगे, टीपी नन, ठीक है, और बोगोलोबोस्की, इन दो के बारे में और देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं टीपी नन, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। इन्होंने आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य क्या बताया है? इन्होंने पाठ्यक्रम को सामाजिक और सांस्कृतिक आधारों पर विभक्त किया है। बोले भाई एक सामाजिक और एक तो सामाजिक हो गया, एक सांस्कृतिक, दो आधारों पर विभाजित करके ये पाठ्यक्रम के विषयों की रूपरेखा तय करते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो है सांस्कृतिक विषयों में तो संस्कृति, और इसमें सामाजिक विषय, ठीक है, इन पर इन्होंने जोर दिया है, ठीक है। इसमें जो है इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित, हस्तकौशल आदि सभी विषयों को इसमें शामिल कर लिया है। बस दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, कल्चरल और एक सोशल। कल्चरल एक्टिविटीज से जुड़े हुए जैसे कला वगैरह है वो सब इसमें आ जाएंगी, सोशल साइंसेज इसमें आ जाएंगी, ठीक है। आर्ट्स, फाइन आर्ट्स सब इसमें आ गई कल्चर वाले हिस्से में, और सोशल साइंसेज इसमें आ गई दो हिस्सों, ठीक है। अब एक विद्वान और बच्चे साहब, उनके बारे में थोड़ी सी बात और कर ली जाए, और वो विद्वान है बोगोस्लोव्स्की। बोगोस, हाँ, बोगोस्लोव्स्की। ये बोगोस्लोव्स्की ने क्या कहा है पाठ्यक्रम को? इन्होंने 4 हिस्से किए हैं पाठ्यक्रम कि 4 हिस्सों में पाठ्यक्रम को बांटा जाना चाहिए। पहला हिस्सा होगा विश्व संबंधी विषय, ऐसे विषय जो विश्व के बारे में ज्ञान प्रदान करवाएंगे वो वाले, ठीक है। विश्व संबंधी विषय पहले हिस्से में शामिल किए जाएंगे। उसके बाद दूसरा हिस्सा किया है इन्होंने संस्कृति संबंधी, संस्कृति से संबंधित विषयों को इन्होंने शामिल किया है इस वाले हिस्से में, दूसरे हिस्से में संस्कृति संबंधी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अगला जो पॉइंट बताया है वो है व्यक्तित्व संबंधी, व्यक्तित्व संबंधी, व्यक्तित्व का विकास करने वाले विषय होने चाहिए, ठीक है। और एक बताया है सभ्यता संबंधी। ये 4 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, इन्हीं कैटेगरीज पर उन्होंने पूरे विषयों का विभाजन, भी ऐसे जो भूगोल है जैसे वो विश्व का ज्ञान कराता है, संस्कृति में कलाएं आ जाएंगी, व्यक्तित्व में स्वास्थ्य शिक्षा आ जाएगी,
अध्यात्म शास्त्र आ जाएंगे, वो सब दर्शन है। सभ्यता संस्कृति में इतिहास वाले आ जाएंगे, सभ्यता संबंधी में। तो इस तरीके से पूरा क्लासिफिकेशन पाठ्यक्रम का जो है वो समग्र रूप से सर्वांगीण विकास की ओर ले जाने वाला है। आप देख लीजिए, आज भी इसी तरीके के कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे तो पाठ्यक्रम के हिसाब से देख लीजिए, पाठ्यक्रम में भी कुछ ह्यूमैनिटीज चलती हैं, कुछ साइंसेज चलती हैं और तमाम तरीके की। तो उसी तरीके का ये जो विभाजन है शुरुआत में देखने को हमें मिलता है कि समग्र व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, शारीरिक भी, सामाजिक भी, आध्यात्मिक भी, नैतिक भी, सभी तरीके के विकास के बारे में आदर्शवादी पाठ्यक्रम बात करता है। तो ये दूसरी बात हुई पाठ्यक्रम। अब हम बात करते हैं शिक्षण विधियों। शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां जो है उनके मामले में आदर्शवाद थोड़ा सा कमजोर है। और ये भी कथन कहा जाता है कि आदर्शवादी शिक्षण विधियों के मामले में बड़े गरीब, पुअर, गरीब कहे जाते हैं कि साहब बहुत ज्यादा शिक्षण विधियों के क्षेत्रों में इनका योगदान नहीं माना जाता है। तब फिर क्या? फिर इसका उत्तर यह है कि जितने भी आदर्शवादी हुए हैं अलग अलग, क्योंकि उद्देश्य बहुत उच्च है, ऐसे उद्देश्यों को जैसे आत्मानुभूति का उद्देश्य है, तो कुछ विशिष्ट विधियों के सहारे नहीं बांधा जा सकता। अब जितने भी महान लोग हुए उन सबने अपनी अपनी अलग अलग विधियां प्रतिपादित कर दी। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इनका तर्क क्या है कि बेशक भाई हमारे पास जो है निश्चित विधियां नहीं है, पर फिर भी हम ये कहते हैं कि जिसको जो विधि सबसे अच्छी लगे उसी विधि के साथ वो अपने सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करे। तो ये कहते हैं, आदर्शवाद के बारे में ये कहा जाता है कि आदर्शवाद अपने आप को किसी विधि विशेष का गुलाम न मानकर विधि निर्माणकर्ता मानता है, कि हम विधियों का निर्माण करने वाले हैं। और इसी आधार पर जितने भी आदर्शवादी हैं सबकी विधियां अलग अलग हैं। कुछ मुख्य विचारकों और उनकी विधियों के बारे में हम यहां बात करें। जैसे सुकरात की बात करें, अगर सुकरात की जो मेथड था वो क्वेश्चन आंसर, प्रश्नोत्तर, ठीक। उसके बाद आइए उसके शिष्य पर, और उसका शिष्य कौन है? प्लेटो। प्लेटो का डायलेक्टिक मेथड, द्वंद्ववाद या संवाद विधि कहा जाता है, संवाद विधि, डायलेक्टिक मेथड, ठीक है। फिर आगे और चले, अगर अरस्तु पर आ जाए, अरस्तु के साथ दो विधियां बहुत ही प्रसिद्ध रूप से जुड़ी हुई, कौन कौन सी? आगमन और निगमन, आगमन और निगमन, इंडक्टिव और डिडक्टिव, ये मेथड इनके साथ जुड़े हुए। फिर थोड़ा और आइए, पेस्टालॉजी में आ जाइए। पेस्टालॉजी ने जिस विधि को बताया है वो अभ्यास विधि, अभ्यास विधि के बारे में बात करते हैं। पेस्टालॉजी के इसका इस्तेमाल प्रशिक्षण या क्रियाकलाप कह लीजिए इसको। फिर फ्रोबेल पे आ जाइए सब। फ्रोबेल कहते हैं कि खेल विधि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके हिसाब से पढ़ाया जाना चाहिए। एक और बीच में रह गए ईगल देते हैं तर्क विधि, ठीक है। तर्क के अलावा वाद, संवाद और प्रतिवाद की विधि को भी ध्यान रखना है, ठीक है। वाद, संवाद और प्रतिवाद नहीं, वाद, संवाद और प्रतिवाद और संवाद, वाद, प्रतिवाद और संवाद, ठीक है। इस विधि को भी कहा द्वंद्ववाद कहा जाता है, ये भी डायलेक्टिक मेथड, ठीक है। ईगल की बात हो गई। हर्बर्ट की वो पंचपदी जो देते हैं, निर्देशन विधि, ठीक है, इंस्ट्रक्शन मेथड हर्बर्ट का। तो इस तरीके से उन्होंने अलग अलग जो है विचारकों ने अलग अलग शिक्षण विधियों को बताया है। किसी एक विधि विशेष पर बहुत ज्यादा जोर आदर्शवाद नहीं डालता है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आज इसको खत्म करेंगे हम, ठीक है। और अब हम बात करते हैं आदर्शवाद के अनुसार, ये तीन मुख्य बिंदु तो हमारे खत्म हुए, शिक्षक और शिक्षार्थी की संकल्प, शिक्षक और शिक्षार्थी, शिक्षक की क्या कल्पना की गई है और शिक्षार्थी की क्या कल्पना की गई है, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात की जानी चाहिए। शिक्षक क्या है, शिक्षार्थी क्या है, ठीक है।
तो यहां तो इतना तो तय है साहब, ये आप मान लीजिए कि शिक्षक का स्थान उच्चतम रखा गया है। शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षा का स्थान अत्यंत ऊपर रखा गया है। ठीक है, जो गुरु कहेगा वही होगा। अब गुरु होना कैसा चाहिए सर? गुरु ऐसा होना चाहिए जो आत्मानुभूति की रास्ते पर विद्यार्थी को ले जा सके, जो उसे शाश्वत मूल्यों से परिचित कराए और उनको प्राप्त करने के लिए उसकी मदद कर सके। ठीक है, अब ये सब होगा कैसे? ये सब इस तरीके से होगा कि आत्मानुभूति की तरफ वही व्यक्ति दूसरों को ले जा सकता है जो खुद आत्मानुभूति का अनुभव कर चुका हो। जिसे खुद की आत्मानुभूति हो तो वही कर सकता है। तो कुल मिला के बहुत ही सिद्ध और बहुत ही विशेषज्ञ शिक्षक की कल्पना की गई है और शिक्षक को बहुत ही उच्च स्थान दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि छात्र को उसके चरणों में बैठकर पूरे श्रद्धा के साथ विद्या अध्ययन करना चाहिए। यानी कि थोड़ा सा विद्यार्थी का जो स्टेटस रखा गया है वो चाइल्ड सेंटर्ड तो इसके हिसाब से नहीं है। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड तो नहीं है। शिक्षक को मुख्य भूमिका और शिक्षार्थी को ये देने वाला और ये लेने वाला है। ठीक है, ये गुणों से संपन्न है और इसको गुणों से संपन्न करना है। ठीक है, तो इसमें तो श्रद्धा और भक्ति अनुशासन पर बहुत बल देता है। तो ये चीजें होनी चाहिए विद्यार्थी में, और ये उन सब गुणों का योग होना चाहिए जिन गुणों को वो विद्यार्थी में विकसित करना चाह रहा है। तो ये शिक्षक और शिक्षार्थी की संकल्पना है सब। ठीक है, भक्तिपूर्ण और कलंक रहित जीवन होना चाहिए शिक्षक का, और शिक्षार्थी को क्या होना चाहिए? शिक्षार्थी को पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ गुरु के चरणों में बैठकर विद्या अध्ययन करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, अब आइए अनुशासन के बारे में बात करते हैं। अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन कठोर अनुशासन, नैतिक नियमों पर आधारित अनुशासन की बात होगी। परंतु फिर भी यहाँ एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो अभी शिक्षक और शिक्षार्थी संबंध में मैं बात कर रहा था। कई बार ये सवाल आ जाता है कि आदर्शवाद किस तरीके के अनुशासन का पक्षधर है, तो वहां पर जवाब होता है सर प्रभावात्मक अनुशासन। प्रभावात्मक अनुशासन, इसका क्या मतलब? प्रभावात्मक अनुशासन का मतलब ये होता है कि जिन गुणों को हम अपने विद्यार्थियों में पैदा करना चाह रहे हैं उन गुणों को पहले हमें स्वयं में पैदा करना होगा, और हम उन गुणों को अगर स्वयं में पैदा कर पा रहे हैं तो उन गुणों का प्रभाव विद्यार्थी के जीवन पर पड़ेगा और स्वाभाविक रूप से वो उन गुणों को ग्रहण कर लेगा। तो इस तरीके से प्रभावात्मक अनुशासन की संकल्पना पर आदर्शवाद में बहुत बल दिया गया है। ठीक है, अब इस बात को कुछ विचारकों ने अपने मंतव्यों में भी बताया है। जैसे हॉर्न की अगर बात, हॉर्न का कहना है कि अनुशासन का जो प्रारंभ है वह बाह्य रूप से होता है। मैं कोटेशन बोल ही देता हूं, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। परंतु उसका अंतिम लक्ष्य होता है आदत निर्माण और आत्मनियंत्रण, ये कहा गया है। ठीक है, फ्रोबेल का क्या कहना है? फ्रोबेल का अनुशासन आप समझिए। फ्रोबेल कहते हैं कि बालकों पर नियंत्रण करने हेतु हमें उनकी रुचि को समझकर प्रेम और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। प्रेम और इसी से उनमें नियंत्रण पैदा हो। ठीक है, ये कहते हैं। तो सब ये कहते हैं कि भाई अनुशासन जो है प्रभावात्मक है। जिस तरीके का हम पैदा करना चाह रहे हैं बच्चों में, उस तरीके का व्यवहार हमें करना पड़ेगा और उस तरीके के व्यवहार को बच्चे स्वाभाविक रूप से आत्मसात करेंगे और सद्गुणों की प्राप्ति की ओर वो आगे बढ़ जाएंगे। तो कुल मिला के ये सब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था आदर्शवाद का। अब हम बात करते हैं प्रासंगिकता कि आज के समय में क्या आवश्यकता है आदर्शवाद ने जिस तरीके की शिक्षा बताई है उस तरीके की शिक्षा की। तो इसके बारे में दो तीन चीजें हैं जो मैं बात करना चाहूँ। बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल और किताबों में आपको इनके बारे में मिल जाएगा कि साहब ये महत्व है, वो महत्व, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। पर दो तीन बातें हैं जो निश्चित रूप से वर्तमान शिक्षा के लिए आदर्शवादी शिक्षा की अनुकरणीय है मेरे दृष्टिकोण से। सबका अपना अपना दृष्टिकोण हो सकता है। आप जब इसको पढ़ेंगे तब आपको कुछ और अलग चीजें समझ में आ सकती हैं, कोई दूसरा पढ़ेगा तो उसको कुछ और से समझ में आ सकती है। पहली बात जो मुझे समझ में आती है वो है जीवन मूल्य। हर आदमी के जीवन में कुछ न कुछ आदर्श मूल्य होने चाहिए जिस तरफ उसका रास्ता जा रहा हो। बिना लक्ष्य केंद्रित किए
बिना दिशा के निर्धारित किए जीवन आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, और बढ़ता नहीं, फिर वो ऑटोमेटिक चलता है। अगर आप जीवन पर थोड़ा सा भी अपना प्रभाव रखना चाहते हैं, तब आपको निश्चित रूप से एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अपना फिक्स करना पड़ेगा लाइफ में। उद्देश्य बनाने पड़ेंगे, कुछ ऐसे आदर्श, कुछ ऐसे जीवन मूल्यों को सामने रखकर चलना पड़ेगा, उनके बिना ये यात्रा अधूरी होती है। तो आदर्शवाद हमें सबसे पहले तो एक रास्ता दिखाता है, टॉर्च बीरर काम करता है कि भाई रास्ता इधर हो सकता है, आप चाहें तो उधर जा सकते हैं। तो आदर्शों की, मूल्यों की बात करता है। आज के, मैं ये नहीं कह रहा कि वर्तमान समय में आदर्शों का अभाव है, निश्चित रूप से आदर्श हैं, और वर्तमान समय के अनुसार बहुत अच्छे आदर्श हैं। आप भारत संविधान की प्रस्तावना पढ़ लीजिए, उसमें बहुत लंबे चौड़े आदर्शों की बात कही गई है। न्याय, भाईचारा, है ना, एकता, अखंडता, स्वतंत्रता, समानता, बहुत सारी बात कही, तो वो है उद्देश्य, बिल्कुल सही बात है। परंतु एक बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि समग्र व्यक्तित्व के लिए कुछ आदर्शों का हम आज की शिक्षा में अभाव पाते हैं। क्योंकि इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि मनुष्य की जिज्ञासाओं का एक बड़ा हिस्सा आध्यात्मिकता की तरफ होता है। वो जीवन के रहस्यों को जानना चाहता है, उन्हें सुलझाना चाहता है, वो जीवन से परे देखना चाहता है। एक बहुत बड़ी जिज्ञासा है। अगर क्या हम इसे दबाकर जी रहे हैं, ये एक अलग बात है, और अगर नहीं दबाकर जी रहे, हम उसकी तरफ जाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ बड़े आदर्श, कुछ जीवन के बड़े लक्ष्यों को हमें केंद्रित करना पड़ेगा, और उस दिशा में भी प्रयास करना ना करना एक अलग बात की है, पर एक दिशा तो तय होनी चाहिए कि हम इस दिशा के द्वारा देख सकते हैं। तो जीवन के लिए जो आदर्श प्रस्तुत किए जाते हैं आइडियलिज्म में, वो मुझे लगता है आज की शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी। नैतिक आचरण की जो बात कही जाती है वो सबसे ज्यादा उपयोगी, संयमित जीवन की जो बात की जाती है वो बहुत उपयोगी है। दूसरी बात, सारे विद्वानों ने यह कहा जब भी विधियां, पाठ्यक्रम और उद्देश्यों का निर्धारण कर रहे थे हम, कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो ये सर्वांगीण विकास वाली ऑलराउंडेड डेवलपमेंट आज की शिक्षा में भी वही बताया जाता है। टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम भी यही बताते हैं बच्चों को कि सर्वांगीण विकास होना चाहिए बच्चों का, और सर्वांगीण विकास में आध्यात्मिकता, पारलौकिक चीजें, ये सब चीजें भी शामिल होती है। इनको नेग्लेक्ट करके आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि मैंने जैसा पहले कहा कि हमारे जीवन की जिज्ञासाओं का एक बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से जुड़ा होता है। हम अपने बारे में एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हमारी जो डायमेंशन है नॉलेज की, हमारी डायमेंशन हमेशा आउटगोइंग रहती है। इससे भी जान लूं, उससे भी जान लूं, इससे भी जान लूं, ये क्या है, वो क्या है, इस तरफ हमेशा बहिर्मुखी प्रवाह रहता है ज्ञान का। इस बहिर्मुखी प्रवाह का, इसे मैं सही या गलत के दृष्टिकोण से, आधार से नहीं कह रहा हूं, पर मुझे लगता है कि साइमल्टेनियसली होना चाहिए। हम दूसरों को देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम दूसरों को अवलोकन कर रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं, बहुत अच्छा। प्रकृति के बारे में जान रहे हैं, पर्यावरण के बारे में बहुत जान रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं। पर कभी कभी थोड़ा सा ये भी होना चाहिए कि हमें दूसरों से अपनी दृष्टि को हटाकर स्वयं पर केंद्रित करना चाहिए। दूसरों को जानने के साथ साथ, मैं ये नहीं कहता कि पहले, बल्कि दूसरों को जानने के साथ साथ स्वयं के बारे में भी थोड़ा सा चिंतन मनन और जानकारी होना आवश्यक है। खुद को देखना मुझे लगता है पहली चीज है। और ये आदर्श कहाँ से मिला? ये मिलता है हमें आइडियलिज्म से, आदर्शवाद से, जो जीवन को मूल्यों से संपृक्त करके हमारे जीने को मीनिंगफुल बनाता है। यही कहा ना, मीनिंगफुल जीवन जी सके हम, सायुक्त और संपन्न जीवन जी सकें, ये आदर्शवाद की सबसे बड़ी देन। तो मैंने कोशिश की एक छोटा सा प्रत्यय आपके दिमाग में बनाने की इसकी। अगर आप और ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो दर्शन शास्त्र की और किताब है, और फिलोसफी है बटलर, उसको पढ़ सकते हैं। हिंदी में भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, आप इंटरनेट पर डालेंगे तो मिल जाएगी। मैं कोई लिस्ट आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, बहुत लंबी लिस्ट है। उसको देखकर आपको जो पुस्तक अच्छी लग रही हो उसको ले लीजिए, आप पढ़िए, उसमें आपको निश्चित रूप से अच्छा लगेगा और जीने के लिए एक नई दिशा का बोध हो। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी इस क्लास को समाप्त कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सब लोगों को मेरी बातें थोड़ा सा तो प्रभावित करेंगी। थैंक यू सो मच।